हम्म चलो, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग श्रुति, प्रियांशु, एवरीवन। चलो स्टार्ट करें। आज अपने लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सर्कल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर। सर्कल्स के सारे जनरल बेसिक कॉन्सेप्ट सारा मैं आज एक्सप्लेन कर दूंगी, सारी प्रॉपर्टीज वगैरह बेसिक बेटा स्टार्टिंग की, ताकि फिर अच्छे से समझ में आए। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी क्वेश्चंस आते हैं, आप लोग जानते ही हो, है ना। और परेशान भी बहुत रहते हो इस चैप्टर के लिए ना। क्यों भाई, कौन कौन घबराता है इससे, सर्कल से? बताओ जरा मुझे पहले, कौन कौन है जिसे डर लग रहा है सर्किल चैप्टर से? है कोई ऐसा? सक्षम को लग रहा है, और श्रुति को भी लग रहा है, ओके, और यूर्सिल को भी लग रहा है, ओके। तो बस अब सारा डर यहीं का यहीं भस्म होने वाला है। आज शुरू कर रहे हैं। देखो, पहली पहली बार कर रहे हो, बस इसलिए थोड़ा सा लगता है। देखो, सभी चैप्टर्स में मैं ये बात बताती आ रही हूँ। स्टार्टिंग में जब चैप्टर स्टार्ट करते हैं, आप कहते हो पता नहीं कैसे होगा, क्या है। इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए भी इतना घबरा रहे थे, बिल्कुल आसान निकला, है ना। सभी चैप्टर्स के साथ है। और सर्कल्स में जो है ना, बहुत 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 सारे क्वेश्चंस करेंगे अपने लोग प्रैक्टिस, ताकि कहीं से भी आ जाए क्वेश्चन, हम लोग का कोई दिक्कत ना हो, क्वेश्चन करा हुआ होना चाहिए। ठीक है। बस राइट टाइम पे राइट चीज स्ट्राइक करना है दिमाग में, कि सही टाइम पे समझ में आ जाए कि क्या प्रॉपर्टी लगने वाली है, तो सारा काम बहुत आसानी से हो जाएगा, है ना। चलो, तो और टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट स्टार्ट करूं। देखो, सबसे पहले देखो बेटा, सर्कल सभी लोग जानते हैं, सब बच्चे जानते हैं क्या है सर्कल। सर्कल की बात करें बेटा, तो हम जानते हैं एक ऐसी क्लोज्ड फिगर है जिसका कोई कॉर्नर नहीं होता है ना। क्या बोल रहे हैं? सर्कल एक ऐसी डेफिनाइट फिगर है, या जिसे हम क्लोज्ड कर्व भी कहते हैं। कोई डरावना नहीं है बेटा, अनुष्का, बिल्कुल डरावना नहीं है ये। बिल्कुल भूत जो हैं जितने भी, ये दोस्त बन जाने वाले हैं। चिंता ना करो बिल्कुल भी। बस रेगुलरली करते रहो क्लास, और घर पे बैठ के कम से कम 5 सवाल रोज अपने पास से करो, भूत ऊत सब भाग जाएगा। ठीक है। चलो, तो कह रहे हैं क्या है, सर्किल एक ऐसा क्लोज्ड फिगर है जो कैसे मिलता है। कह रहे हैं वो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने से मिलता है। कौन से पॉइंट्स? ऐसे बहुत सारे पॉइंट जो हमारे किसी एक गिवन पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। क्या मतलब है? जैसे मैंने माने ये पॉइंट, जैसे एक पॉइंट ये है, इस पॉइंट से ये सभी पॉइंट्स इक्वल दूरी पे हमने ले लिए। ठीक है, बहुत सारे अनलिमिटेड पॉइंट्स। तो इन सारे पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करके मैं एक कंटिन्यूअस कर्व बना दूं, एक कंटिन्यूअस लाइन ड्रॉ कर दूं, तो वो कहलाता है हमारा एक सर्कल। ठीक है। तो सर्कल कह रहे हैं क्या है? इट इज अ क्लोज्ड फिगर ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग ऑल दोस पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। एक फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पे सारे पॉइंट्स जितने भी ले सकते हो ले लो, उन सबको ज्वाइन करके जो एक क्लोज्ड कर्व बन रहा है, वो कहलाता है सर्कल। और ये जो आपका कांस्टेंट फिक्स्ड पॉइंट होता है, जो कि हमारे डायग्राम में रिप्रेजेंट करा गया है ओ से, वो कहलाता है सर्कल का सेंटर। ये बात सभी लोग जानते हैं। तो ये सर्कल का सेंटर है, जिसे ओ से या सी से किसी भी चीज से डिनोट कर सकते हैं। प्लस सेंटर से जो सर्कल के किसी भी पॉइंट की दूरी है, ये जो इसमें रेड लाइन से बेटा दिखाया हुआ है ना, ये है सर्कल। ब्लैक तो बाहर का, ये सर्कमफ्रेंस मेंशन करने के लिए दिखाया हुआ है। ठीक है। तो कह रहे हैं कि अगर कोई भी डिस्टेंस निकालें हम इस सेंटर से सर्कल तक का, जो डिस्टेंस है वो कहलाता है रेडियस। यानी मान लेते हैं कि एक सर्किल है हमारा। थोड़ा ड्रॉ करने में ऐसी गंदा बनेगा बेटा, इसमें क्लीन नहीं बन पाता है सर्कल। कॉपी पे बन जाता है, इस पे स्क्रीन पे नहीं बन पाता है वो। एनीवेज, मान लीजिए ये एक सर्कल है, तो ये जो सेंटर से इसका डिस्टेंस है, ये कहलाता है हमारा रेडियस, है ना। और अगर मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं, मतलब एक ऐसी लाइन ड्रॉ करूं जो सर्कल के दो पॉइंट्स को टच कर रही है और सेंटर से पास कर रही है, तो वो कहलाती है हमारी डायामीटर। क्या कहलाता है? डायामीटर। मतलब अगर ऐसे लाइन बनाई मैंने, और ये मान लो सेंटर से पास हो रही है, तो ये पूरी लाइन कहलाती है डायामीटर, है ना। ये बात भी पहले से जानते हैं हम लोग। और हम ये भी जानते हैं कि डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है। ये बात भी जानते हैं, है ना। ठीक है। बस, उसके बाद कह रहे हैं कोई भी आपने कंटिन्यूअस कर्व, कोई भी कंटिन्यूअस शेप पढ़ते हो, तो उन सबका पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर क्या होता है? उनकी सारी बाउंड्रीज का सम, है ना। तो यहाँ पे जो बाउंड्रीज हैं अलग अलग तो है नहीं, एक ही कर्व है। तो जो सर्किल का पेरीमीटर होता है, यानी कि ये जो ब्लैक लाइन से दिखाया है ना,
कि यहाँ से लेके पूरा ये जो पूरी लेंथ है, मतलब अगर मैं एक जैसे थ्रेड ले लूं और इस थ्रेड को से सर्कल को कवर करूं तो थ्रेड की जितनी लेंथ होगी वो कहलाती है हमारी सर्कल का पेरीमीटर, या जिसे स्पेशल नाम दिया गया है सरकमफरेंस। बोलिए सरकमफरेंस, सब लोग समझे? सरकमफ्रेंस क्या है? सिंपली सरकमफ्रेंस इज द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल। और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला भी शायद बेटा आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये तो हम लोग शायद 9th में भी करके आए है ना, और उससे पहले भी करा होगा आई गेस। बताइए, करा है ना? तो ये तो बेसिक बात कि सर्किल एक्चुअली में है क्या। ठीक, अब आगे मेन बात समझो कि सर्कल के बारे में क्या क्या बातों का काम आना है। सबसे पहले कह रहे हैं सर्कल्स होते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? ऐसे सारे सर्कल्स जिनका सेंटर एक ही हो लेकिन रेडियस अलग अलग हो, ऐसे सारे सर्कल्स आपस में कहलाते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ ओ सेंटर है, ओ सेंटर से रेडियस इतना ले लिया तो ये सर्कल बन गया, रेडियस इतना ले लिया, R2 ले लिया तो ये सर्कल बन गया, R3 ले लिया तो ये सर्कल बन गया, और R4 ले लिया तो ये सर्कल बन गया। तो अलग अलग एक ही सेंटर से, जैसे हम कंपास से बनाए तो थोड़ा कंपास खोला एक सर्कल बनाया, और कंपास खोला एक सर्कल बनाया, और कंपास खोला एक सर्कल बनाया, ऐसे करते चले जाएं तो फिर जो हमारे अलग अलग सर्कल्स बनते हैं वो सभी सर्कल्स आपस में कहलाते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स। यानी कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या है? दो या दो से ज्यादा ऐसे सर्कल्स विच हैव द सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियाई आर नोन एज कंसेंट्रिक सर्कल्स। ओके, फिर इक्वल सर्कल्स क्या है? ऐसे कोई भी सर्कल्स जिनका रेडियस सेम है, यानी जो इक्वल हैं आपस में, जो बिल्कुल एक जैसे हैं, वो कहलाते हैं इक्वल सर्कल्स। एक जैसे सर्कल्स बिल्कुल, है ना, जिनका रेडियस भी बराबर हो, वो कहलाते हैं हमारे इक्वल सर्कल्स। सर्कल्स आर सेड टू बी इक्वल या कॉन्ग्रुएंट भी बोल देते हैं हम उन्हें, अगर उनका रेडियस आपस में है बराबर। ओके, ठीक है, इतनी बात। ये तो सिंपल सी बात थी। उसके बाद कह रहे हैं दो चीजें होती हैं, एक होता है सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल और एक होता है इंस्क्राइब्ड सर्कल। क्या होता है कि अगर मान लो कोई ऐसा सर्कल बनाए जो हमारे किसी भी गिवन पॉलीगन के बाहर है, मतलब किसी भी पॉलीगन को मान लीजिए, जैसे कि ये हमारा एक सर्कल है, ये सर्कल हमारा कवर कर रहा है एक रेक्टेंगल, और ऐसे कवर कर रहा है कि जो भी हमारा रेक्टेंगल है उसके जितने भी वर्टिसेस हैं वो सर्कल पे लाई कर रहे हैं, सर्कल को टच कर रहे हैं। तो ऐसा बाहर वाला सर्कल कहलाता है सरकम सर्कल। क्या कहलाता है? सरकम सर्कल। जैसे कि हमने यहाँ दिखाया कि ये ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल की तीनों वर्टिसेस को टच करता हुआ जो सर्कल जाता है वो कहलाता है सरकम सर्कल। ठीक है, और इसका ऑपोजिट, कि अगर एक सर्कल हम बनाए अंदर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के, क्वाड्रिलेटरल कह लो या कोई भी आप क्या कहते हैं पॉलीगन के अंदर, जब हम एक सर्कल बनाए और ऐसे बनाए कि वो सर्कल उसकी सभी साइड्स को एक पॉइंट पे टच करता हुआ जा रहा हो, तो ऐसा अंदर वाला सर्कल कहलाता है इंस्क्राइब्ड सर्कल। देख पा रहे हो जो ब्लू कलर से यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है, तो आउटर सर्किल जो भी बाहर है वो सर्कम कहलाता है, और जो भी अंदर है वो इंस्क्राइब्ड कहलाता है। तो इस केस में यहाँ सर्कल सर्कमस्क्राइब कर रहा है, और या हम अगर ट्राइंगल की बात करें तो ट्राइंगल सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है ना, इंस्क्राइब्ड यानी अंदर बनाया हुआ है। और यहाँ पे बात करें तो क्या है कि ट्राइंगल जो है सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, या हम कह सकते हैं कि सर्कल जो है ट्राइंगल के अंदर इंस्क्राइब है। तो सर्कल के बारे में पढ़ रहे हैं तो केवल सर्कल से रिलेट पढ़ो। जो अंदर है सर्कल वो कहलाएगा इंस्क्राइब, और जो बाहर है वो कहलाएगा सर्कमस्क्राइब। बोलिए, समझ में आ रही बात? तो वही कह रहे हैं कि सर्कमस्क्राइब जो सर्कल है उसका जो रेडियस होगा, उसका जो सेंटर होगा वो कहलाएगा सर्कम सेंटर। क्या कहलाएगा? सर्कम सेंटर। यहाँ पे गड़बड़ लिखा हुआ, द सेंटर ऑफ द सर्कमस्क्राइब सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफरेंस, नहीं सर्कम सर्कल। ठीक है, समझ में आ रही बात? सर्कम सेंटर, सर्कल नहीं, सॉरी, सर्कम सेंटर। ठीक है, वो कहलाएगा सर्कम सेंटर। तो अगर मैं इस ट्राइंगल में सर्कम सेंटर बनाऊं तो यहाँ कहीं होगा। ये जो सर्कम सेंटर है वो हमारा इन तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। बोलिए, होगा या नहीं होगा? ऑब्वियस सी बात है कि अगर ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को मैं नाम दे दूं ABC, और O हमारा सर्किल का सेंटर है, तो OA OB और OC बराबर होगा। OA OB और OC क्यों बराबर होगा बेटा? क्योंकि तीनों जो है हमारे सर्किल के रेडियस। ठीक है, ऐसे ही अगर इंस्क्राइब सर्कल की बात करें तो इन सर्कल का सेंटर होगा, इन सर्कल का जो सेंटर है उसके ये वाले डिस्टेंस बराबर होंगे,
ये जो अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर गिराऊं तीनों साइड्स पे तो वो हमारे बराबर होंगे, क्योंकि अगेन वो तीनों हमारे सर्कल के रेडियस हैं। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? कॉपी लेके बैठो बेटा, जरूरत की बात है, सब छोटी छोटी लिखते रहो, है ना? समझ में तो सब आ जाता है, भूल ना जाए, याद रखना बहुत जरूरी है इन्हीं सबसे रिलेटेड, क्योंकि हम लोग थ्योरम्स और क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे उन्हें फिर। ठीक, क्लियर? आगे बढ़ जाऊं? ठीक है, आगे देखो। उसके बाद कह रहे हैं कि कॉर्ड क्या है। कॉर्ड भी बहुत अच्छे से जानते हैं हम लोग। कॉर्ड क्या है? कोई भी एक ऐसी लाइन जो सर्कल के किन्हीं दो पॉइंट्स को टच करते हुए जा रही है। मान लीजिए एक पॉइंट ये ले लिया ए, एक पॉइंट ये ले लिया बी, तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन खींचेगी वो कहलाती है कॉर्ड। बस कॉर्ड के लिए रूल एक है कि जो भी कॉर्ड है वो सेंटर से ना जा रहा हो। अगर वो कॉर्ड सेंटर से पास हो रहा होगा तो वो कॉर्ड ना कहला के क्या कहलाने लगेगा? वो कहलाने लगेगा डायमीटर। वो तो बन जाएगा खुद डायमीटर। तो कह रहे हैं एनी लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस पे किन्हीं भी दो पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन बनती है वो कहलाती है कॉर्ड। और ऐसी कॉर्ड जो सेंटर से पास होती है उसको स्पेशल नाम दिया गया है जो कहलाती है डायमीटर। और डायमीटर की खास बात ये होती है कि डायमीटर सर्किल की सबसे बड़ी कॉर्ड होती है, क्योंकि इससे बड़ी नहीं हो सकती। जो भी सेंटर से पास नहीं हो रही है वो इसके पास दूर होगी इससे, और दूर होने का मतलब है उसकी लेंथ छोटी होगी, यानी डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। फाइन एवरीवन, सबको समझ में आ रही है इतनी बात? किसी को यहां तक कोई डाउट हो तो अभी बोलो। बच्चे बताओ बेटा, किसी को डाउट तो नहीं है इतने में? हाँ जी बच्चा लोग। अर्पित आ रहा है बेटा समझ में? हिमांशु बोलते जाओ बेटा जल्दी जल्दी। समझ रहे हैं ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए। ये हुई बात कि कॉर्ड किसे कहते हैं। अब कह रहे हैं कॉर्ड की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जो हमने शायद नाइन्थ में भी पढ़ी है अगर आप लोगों ने सर्कल्स को अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, क्या होता है? सबसे पहली बात कह रहे हैं अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू बाइसेक्ट द कॉर्ड। कि अगर मान लीजिए ये ए बी हमारी कॉर्ड है और ए बी को बाइसेक्ट करने वाली लाइन हमने ड्रॉ करी सेंटर से। मान लीजिए सेंटर है ओ और ओपी एक लाइन ड्रॉ करी सच दैट इसे बाइसेक्ट कर रही। बाइसेक्ट का मतलब क्या है? एम मान लीजिए। तो अगर मान लीजिए ओ एम और ओ एम ओ एम और सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, ओ एम हमने एक लाइन ड्रॉ करी ताकि ए एम और बी एम बराबर है, यानी बाइसेक्ट कर रहा है एम से। अगर ऐसा है कि कोई लाइन सेंटर से आ रही है और इसे बाइसेक्ट कर रही है तो वो लाइन हमारी गिवन कॉर्ड के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, यानी इफ कॉर्ड बाइसेक्ट हो रही है सेंटर से आने वाली लाइन से तो वो सेंटर से आने वाली लाइन कॉर्ड के परपेंडिकुलर होगी। या इसका ऑपोजिट भी ट्रू है कि अगर सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर गिराएं, यानी मान लीजिए ये ओ है ये पी है, ओपी अगर परपेंडिकुलर बनाया है हमने ए बी कॉर्ड के, अगर ये परपेंडिकुलर है तो एपी और पीवी भी बराबर होंगे। इसका ऑपोजिट। ये दो क्वेश्चन याद करो, कॉन्ग्रुएंसी वाले चैप्टर में स्टार्टिंग में पढ़े थे हमने, इन्हें प्रूव करना था इन दोनों बातों को। याद आ रहा है क्या कुछ? क्लास नाइन्थ में आप लोगों ने ट्राइंगल्स चैप्टर में करे हैं ये वाले दोनों क्वेश्चन, ये दोनों थ्योरम्स। अच्छा एक बात और जान लो इसमें, सर्कल चैप्टर में लास्ट ईयर तक क्या था, लास्ट ईयर तक केवल क्वेश्चंस आ रहे थे जो एंगल पे बेस्ड थे, एंगल्स वगैरह हमें कैलकुलेट करने थे। प्रूविंग वाले कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे, लेकिन अब इस साल प्रूविंग वाले क्वेश्चंस आएंगे कि ये कंडीशन है तो ये बात प्रूव करो। बट जो भी थ्योरम लग रही है, जो भी थ्योरम इन्वॉल्व हो रही है, वो थ्योरम पता होनी चाहिए, उस थ्योरम का प्रूफ अब सिलेबस में नहीं है। पहले 2-3 साल पहले तक थ्योरम्स के प्रूफ भी आते थे, जैसे मैंने यही बात कही कि जैसे कि ओपी अगर परपेंडिकुलर है तो ये प्रूफ करो कि ये इसके बराबर होगा। ये थ्योरम्स जितनी भी हैं इनका प्रूफ अब सिलेबस से हट गया। एज अ क्वेश्चन भले ही आ जाए अलग से बिल्कुल, वो एक अलग की बात है, लेकिन प्रॉपरली किसी थ्योरम को प्रूव करना नहीं आएगा। ठीक है, किसी भी किन्हीं भी थ्योरम्स के किन्हीं भी चैप्टर्स में प्रूफ नहीं आ रहा है। ओके, ये दोनों बात समझे? फिर से सुन लो कि अगर सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं विच बाइसेक्ट्स द कॉर्ड तो वो परपेंडिकुलर होगा, और अगर लाइन परपेंडिकुलर बना रहे हैं तो वो क्या कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, चलो आगे समझो।
उसके बाद कह रहे हैं कॉर्ड की साइज से भी कुछ बातें पता चलती हैं। सबसे पहली बात कह रहे हैं ग्रेटर द साइज ऑफ द कॉर्ड स्मॉलर इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉर्ड एंड वाइस वर्सा। पहली बात कि किसी कॉर्ड का अगर सेंटर से डिस्टेंस निकालना है दैट मीन्स उससे उसका परपेंडिकुलर गिरा के उसकी लेंथ निकालनी है। ये बात जानते हैं कि किसी भी गिवन पॉइंट से किसी भी लाइन का अगर डिस्टेंस निकालना है तो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। बाकी आप कोई भी लाइन खींचोगे तो वो लाइन बड़ी होगी या नहीं होगी इससे, है ना। तो किसी भी पॉइंट का किसी लाइन से अगर हमें डिस्टेंस निकालना है शॉर्टेस्ट तो वो इसका परपेंडिकुलर यानी निकालना है। तो हम अब कह रहे हैं कि कॉर्ड जितनी ज्यादा बड़ी होगी उतना उस कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस कम होगा, यानी वो कॉर्ड उतनी ज्यादा सेंटर के पास होगी। मतलब जैसे मान लो एक ये है ए बी कॉर्ड, ठीक है। ए बी की दूरी ओ से कितनी है, ओपी जितनी है, बताइए बेटा, है ऐसा। अच्छा दूसरी कॉर्ड में ये बना लूं सी डी कॉर्ड, तो क्या आप मुझे, और मान लो कि ओ से इसका जो दूरी है ये परपेंडिकुलर है ओ क्यू, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि क्या सी देख के समझ में आ रहा है सी डी ए बी से बड़ा है या छोटा है, बता सकते हो बेटा। क्या सी डी ए बी से बड़ा है या छोटा है, बताओ। समझ में आ रहा है देख के फिगर कि सी डी बड़ा है या छोटा है, बताओ। सी डी इज ग्रेटर देन ए बी और नॉट, बड़ा है ना। तो क्या बोला हमने कि जो कॉर्ड बड़ी होगी उस कॉर्ड का सेंटर से दूरी कम होगी। जरा देखना हाँ, सी डी बड़ी है और सेंटर से कितनी दूर है, वो केवल ओ क्यू दूरी पे है। क्लियरली हमें दिख रहा है कि ओ क्यू जो है वो छोटा है ओपी से। ऑब्वियसली बात है, ओ क्यू को ही आगे बढ़ाया है तो ओपी बना है ना। तो यही बोल रहे हैं कि जितनी बड़ी कॉर्ड होगी वो उतना ज्यादा सेंटर के पास होगी। जैसे जैसे आप कॉर्ड को बनाते बनाते सेंटर के पास जाओगे अल्टीमेटली सेंटर पे आ जाएगी लाइन, वो कौन हो जाती है, डायमीटर हो जाती है ना। और हमने पढ़ा भी है कि डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड, इसीलिए क्योंकि वो सेंटर के सबसे नजदीक है डायमीटर, है ना। वो सेंटर पे ही लाया कर रही है। तो अगर कोई कॉर्ड बड़ी है किसी दूसरी कॉर्ड से तो वो पहली वाली कॉर्ड सेंटर के ज्यादा पास होगी एज कंपेयर टू दूसरी वाली कॉर्ड। ठीक है, समझ गए। इसको फिर से क्लीनली बनाएं तो अगर मैं इधर की तरफ बना लूं कोई दिक्कत है। ये बना ली मैंने सी डी, सी डी मान लो हमारे सेंटर से ओक्यू डिस्टेंस दूरी पे है और ए बी मान लीजिए ओपी डिस्टेंस पे है। तो क्लियरली हमारा सी डी क्यों अगर बड़ा है, इफ ये बड़ा है तो ये बड़ा होगा। और इसका ऑपोजिट भी ट्रू है कि अगर कोई दो कॉर्ड्स हैं, यहाँ पे ये है क्यू ओ क्यू और ये है हमारा, ये टेढ़ी मान लेती हूँ थोड़ा, ये है सी डी कॉर्ड, ये कितनी दूरी पे है, ओ क्यू दूरी पे है। और ए बी कॉर्ड हमारी ए बी कॉर्ड ओपी दूरी पे है। तो यहाँ पे उल्टा क्या बोल रहे हैं कि अगर यहाँ पे क्लियरली हमें क्या दिख रहा है बेटा, हमें दिख रहा है कि ओपी बड़ा है ओक्यू से, है ना। देखो ओपी बड़ा दिख रहा है ओक्यू से, ये यानी ओक्यू छोटा है यानी सीडी नजदीक है, यानी जो कॉर्ड नजदीक होगी वो बड़ी होगी। अगर ओपी बड़ा है ओक्यू से तो सीडी बड़ा होगा एबी से। उल्टी बात की, इफ डिस्टेंस बड़ा है तो कॉर्ड वो वाली छोटी होगी उसके करस्पॉन्डिंग। ठीक, समझ गए, दोनों बातें इक्वल है। दूसरा कह रहे हैं इक्वल कॉर्ड्स हैं अगर किसी सर्किल की तो वो एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे होंगी। इक्वल कॉर्ड्स कैसे समझे, इक्वल कॉर्ड्स का मतलब है कि एक कॉर्ड मान लीजिए ए बी बनाई और दूसरी कॉर्ड हमने इधर बना ली है सी डी। ठीक है, मान लेते हैं अगर इफ ए बी बराबर है सी डी के, अगर ये दोनों बराबर हैं तो इनकी जो सेंटर से दूरी है वो भी बराबर हो जाएगी। यानी इफ ए बी और सी डी बराबर हैं तो ओपी और ओक्यू भी बराबर होंगे। ठीक, इसी से निकल के आ रही है बात ऊपर वाली बातों से। दूसरा बात क्या कह रहे हैं कि देयर इज ओनली वन, देयर इज वन सर्कल एंड ओनली वन सर्कल विच पासेस थ्रू द थ्री गिवन पॉइंट्स इन अ नॉन स्ट्रेट लाइन। अगर कोई तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ये भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि तीन कोई भी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ले लें। नॉन कोलिनियर मतलब ऐसे तीन पॉइंट जो किसी एक सिंगल लाइन पे लाई नहीं कर रहे हैं, तो उन तीनों से पास होने वाला केवल और केवल एक ही सर्कल पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि उन तीनों से पास होने वाले कोई दो तीन सर्कल बन जाए। ठीक है, हाँ सेकंड पॉइंट बता तो रही हूँ बेटा उसे कि there is only one and only one circle that can pass
through three given non-collinear points. ओके, समझ में आ गई बात? ठीक, फिर कह रहे हैं ऐसे ही उल्टा कि ये इस बात का उल्टा कि अगर इक्वल डिस्टेंस पे हैं दो कॉर्ड्स तो वो कॉर्ड्स भी इक्वल होंगे। दोनों बातें घुमा फिरा के दोनों बातें बराबर हैं कि अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं दो तो वो दोनों सेंटर से इक्वल दूरी पे होंगे, और अगर दो कॉर्ड सेंटर से इक्वल दूरी पे हैं तो कॉर्ड्स बराबर होंगे। ऐसे ही जो कॉर्ड ज्यादा नजदीक होगी सेंटर के वो ज्यादा बड़ी होगी एज कंपेयर टू जो सेंटर से दूर होगी। ये चारों पॉइंट सब लोग समझ पाए? बताइए, क्लियर है सबको ये बात बेटा? ठीक है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड रुको। चलो आगे समझो अब। आगे कह रहे हैं आर्क क्या है। कोई भी अगर हम सर्किल में एक कॉर्ड ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड हमारे गिवन सर्किल के जो सरकमफ्रेंस है उसके दो टुकड़े कर देता है बेटा, है ना? यानी एक कर्व ये बन गया एपीबी, है ना? और एक नीचे वाला कर्व बन गया AQB। बन गया नहीं बन गया? देखिए ये AQB है, अलग करके देखें और इसे ऊपर बाहर निकाल लें तो ये APB है ना? तो ये दोनों कॉर्ड्स जो अलग अलग हुई हैं, ये जो आर्क, ये जो पीसेस एक सरकमफ्रेंस के दो टूटे हैं वो पीसेस कहलाते हैं आर्क्स ऑफ अ सर्कल। क्या कहलाते हैं? आर्क्स ऑफ अ सर्कल। जो आर्क छोटी होती है मतलब आधे सर्कल से कम है ना, वो कहलाती है माइनर आर्क। और जो बड़ी है विच इज ग्रेटर देन द सेमी सर्कल इज कॉल्ड मेजर आर्क। सेमी सर्कल समझते हैं, सर्कल का हाफ हिस्सा, मतलब अगर किसी सर्कल में डायमीटर बनाए तो सर्कल को वो टू इक्वल हाफ्स में तोड़ेगी, तो एक हाफ उसका एक सेमी सर्कल कहलाता है। हाँ जी, दोनों आर्क हैं यूसुल बेटा, दोनों ही आर्क हैं। एक सेमी सर्कल से बड़ी है, एक सेमी सर्कल से छोटी है। तो जो एपीबी है, एपीबी सेमी सर्कल से छोटी है, और जो AQB है वो सेमी सर्कल से बड़ी है। ठीक है, तो जो सेमी सर्कल से छोटी होगी वो कहलाती है माइनर आर्क, और जो सेमी सर्कल से बड़ी होती है वो कहलाती है मेजर आर्क। क्या कहलाती है? मेजर आर्क। ये तो हो गई आर्क्स की बात। और ये कॉर्ड से अगर देखें तो सर्कल के दो हिस्से हो गए, ये दोनों हिस्से कहलाते हैं हमारे सेगमेंट। जैसे अगेन देखो ये AB कॉर्ड है, AB कॉर्ड ने सर्कल को दो पीसेस में डिवाइड कर दिया, ये पीसेस कहलाते हैं सेगमेंट्स। तो सेमी सर्कल से बड़ा सेगमेंट कहलाता है मेजर सेगमेंट, और सेमी सर्कल से छोटा सेगमेंट कहलाता है माइनर सेगमेंट, है ना? तो क्या कह रहे हैं? सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल विच इज बाउंडेड बाय एन आर्क एंड अ कॉर्ड। एक आर्क और एक कॉर्ड के बीच में जो हिस्सा है, जो पार्ट है, जो एरिया है, वो एक सेगमेंट कहलाता है। ठीक है, जो सेगमेंट सेमी सर्कल से बड़ा होगा वो कहलाएगा मेजर सेगमेंट, है ना? और जो हमारा सेगमेंट सेमी सर्कल से छोटा होगा वो कहलाएगा माइनर सेगमेंट। कहने का मतलब ये समझो कि जिस पार्ट में, जिस सेगमेंट में सेंटर आ रहा होगा वो मेजर कहलाएगा, और जिसमें नहीं आ रहा होगा वो माइनर कहलाएगा। अब आप कहोगे अगर मान लो ऐसा है और ये है हमारे दो सेगमेंट तो कौन बड़ा होगा? तो ये दोनों सेगमेंट हुए ही नहीं, ये दोनों बराबर हैं, सेंटर से पास हो रही लाइन, यानी ये दोनों सेमी सर्कल्स हो गए। ठीक है ना? तब मेजर माइनर दो अलग अलग सेगमेंट नहीं होंगे, तब मेजर और माइनर सेगमेंट हो जाएंगे बराबर और वो कहलाने लगते हैं सेमी सर्कल। ओके, ठीक। अब आई इंपॉर्टेंट थ्योरम, सबसे मेन ट्राइंगल की जो हम यूज करने वाले हैं सारे क्वेश्चंस। सबसे पहले कह रहे हैं कि अगर कोई एक कॉर्ड बना लो या आर्क मान लो, जैसे P और Q दो पॉइंट्स हैं तो ये PQ एक आर्क है हमारे सर्कल की, है ना? तो कह रहे हैं कोई भी आर्क, आर्क कहें या PQ कॉर्ड की बात कर लें, बात एक ही है। कह रहे हैं द एंगल विच एन आर्क, या आप कह दो और अ कॉर्ड, एक ही बात है। ठीक है, सबस्टेंड्स एट द सेंटर, कि अगर किसी दो पॉइंट से
ज्वाइन करके अगर सेंटर पे एक एंगल बनाए वो, या हम कहीं सर्किल के किसी पॉइंट पे एंगल बनाए वो, तो कह रहे हैं जो सेंटर पे ऐसा एंगल बन रहा होगा इन दोनों पॉइंट से, वो डबल होगा टू द एंगल ऑफ दिस। क्या? कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज डबल दैट विच इज सबटेंडेड एट एनी पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस। कि सेंटर के अलावा सर्कमफ्रेंस पे कहीं पे भी वो एंगल कोई बनाए, मतलब ये दो पॉइंट्स लिए हमने, इन दोनों पॉइंट से हम सेमी सर्कल कह रही हूँ सॉरी, सर्कल के पॉइंट किसी भी पॉइंट पे टच करा के कोई एंगल बनाए, मान लीजिए ये एक्स एंगल है, तो जो अगर इन्हीं दोनों पॉइंट से हम सेंटर को ज्वाइन करके एक एंगल बनाए तो वो एंगल इस एंगल के ट्वाइस होगा। एंगल एट द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। पॉइंट पे सबस्टैंड मतलब बनाना, मतलब उन दोनों पॉइंट से ज्वाइन करें अगर किसी एक गिवन पॉइंट को, तो उसे सबस्टैंड करना कहते हैं। ठीक है यूर्सल, बनाना, सबस्टैंड करना। सर्किल के टर्म का केस में वर्ड यूज कराया जाता है सब्सटेंस। ठीक है, ओके। तो अगर ये एंगल x है तो ये होगा 2x। बोलिए, प्रॉपर्टी क्लियर हुई सबको ये वाली? फिर से समझ लो। कह रहे हैं कि कोई भी आर्क है, कोई भी आर्क या कॉर्ड, ये आर्क ही तो है P और Q से, ये एक आर्क है। इस आर्क को अगर सेंटर से ज्वाइन करें इसके दोनों कॉर्नर्स को, तो एक एंगल बनेगा। तो ये एंगल डबल होगा कौन से एंगल के? इन्हीं दोनों पॉइंट से बनने वाले किसी दूसरे एंगल से। कौन सा दूसरा एंगल? जो एंगल बन रहा हो सरकमफ्रेंस पे। मतलब ये एक एंगल बन रहा है, या मैं P से और Q से एक एंगल ये बना दूं PQS। इस सर्कल के S पॉइंट पे ज्वाइन करा हमने P और Q को, तो ये एंगल बना। तो ये x है तो ये 2x होगा। ठीक है, ऐसे ही ये x है तो ये 2x होगा। और देखने में क्या जा रहे हो आप कि ये दोनों x x बराबर हैं। ये अगली थ्योरम है हमारी। अगली थ्योरम क्या कहती है कि अगर किसी भी एक आर्क से या एक कॉर्ड से हम सर्किल के अलग अलग पॉइंट्स पे बहुत सारे एंगल्स बना लें, जैसे एक एंगल बना लिया ACB, एक एंगल बना लिया ADB, एक एंगल बना लिया ये APB, ये सभी एंगल्स बराबर होंगे। ठीक है प्रियांशु, अभी रुको बेटा, वेट करो, लास्ट में पूछना बच्चे। ठीक है, ये बात समझ में आई सबको? इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। कि एक ही सेगमेंट में एक ही तरफ बन रहा है ना। अगर आप देखो ये ए बी है, ए बी से कॉर्ड करूं तो एक सेगमेंट ये हो गया, एक सेगमेंट ये पूरा ऊपर वाला हो गया, है ना। तो एक ही सेगमेंट में अगर बहुत सारे एंगल सबस्टैंड करें, सबस्टैंड करने का मतलब है सर्किल के किसी भी पॉइंट पे उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक एंगल बनाया जाए, तो वो सारे एंगल्स आपस में बराबर होंगे। एंगल सबस्टैंडेड इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। बोलिए, ये वाली प्रॉपर्टी समझ में आई? और अगर यहाँ पे ये तीनों बराबर है, एक्स एक्स एक्स, और फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या पड़ी कि इन्हीं दोनों पॉइंट से अगर हम सेंटर पे भी एक एंगल बनाए तो वो एंगल इन एंगल्स के डबल होगा, यानी अगर ये तीनों एक्स हैं तो ये होगा 2x के बराबर। ओके, कितने भी हो सकते हैं, बताया बेटा हरप्रीत, फिर से बताई फर्स्ट थ्योरम कि सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे कोई भी एंगल सबस्टैंड जो हो रहा है उसका डबल होगा सेंटर पे बनने वाला एंगल, किन्हीं भी दो गिवन पॉइंट से। फिर से हाथ के डायग्राम से देखो, किन्हीं भी दो गिवन पॉइंट से जो सर्कल पे कोई भी एक एंगल बन रहा है उसका डबल होगा एंगल जो सेंटर पे बन रहा होगा। यानी अगर ए बी दो गिवन पॉइंट्स हैं, सर्कल पे वो एंगल बना रहे हैं ACB और सेंटर पे बना रहे हैं AOB, तो एंगल AOB जो है वो टॉइस होगा एंगल ACB। हाँ, AB से बनाएंगे जो भी गिवन कॉर्ड है आपकी। बोलिए, क्लियर हो गए दोनों सबको ये थ्योरम, दोनों थ्योरम्स, एवरीवन? ठीक, थर्ड थ्योरम देखो। थर्ड थ्योरम कह रही है एंगल इन द सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। कि अगर ये जो अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि ये जो दोनों पॉइंट्स लिए इससे हमने सर्कल के किसी भी पॉइंट पे एंगल बनाया तो वो हाफ होगा सेंटर पे बनने वाले एंगल के। ये तो बोला था अभी हमने कि सेंटर वाला एंगल डबल है कह दें, या हम कह दें कि ये वाला एंगल इसके हाफ है, बात तो एक ही है ना। अब कह रहे हैं कि ये जो एंगल बन रहा है इन दोनों पॉइंट्स ए बी से, अगर ये ए बी वाली लाइन डायमीटर है मतलब सर्कल के सेंटर से पास हो रही है,
तो ये वाला जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। यानी यहाँ पे इस डायग्राम में देखो, अगर एओबी हमारी डायमीटर है तो एंगल एसीबी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। यानी एबी वाली कॉर्ड से या डायमीटर से कोई भी एंगल बना लो, ये बना लो, ये बना लो, बहुत सारे बन सकते हैं ना एबी से। ये जितने भी एंगल होंगे ये सारे 90 डिग्री होंगे। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम, एंगल इन द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। किसी भी सेमी सर्कल में मतलब डायमीटर के काट देने से सेमी सर्कल से जो भी एंगल बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री होगा। कहिए। हाँ, डायमीटर होना जरूरी है तभी ना एंगल 90 होगा, वरना नहीं होगा। ऐसा क्वेश्चंस में प्रूफ करने को भी आएगा कि कहेगा ऐसे बना के दे दिया है कि ए बी एक कॉर्ड है और दिस तो प्रूफ करो ए बी डायमीटर है, तो आप क्या करोगे, ए बी से बनने वाला कोई भी सर्कल के ऊपर एक एंगल को 90 डिग्री प्रूफ कर दोगे। अगर ए बी से बनने वाला कोई भी एक एंगल 90 आ गया, यानी ए बी हमारी कॉर्ड जो है वो डायामीटर होगी। ओनली सी नहीं होगा 90, मैंने बताया तो बेटा सब होंगे 90। अगर ये डी है, ये ई है, डी भी, ई भी, सी भी सब 90 होंगे। ए बी डायमीटर से कोई भी एंगल बना दो, तो सेमी सर्कल में कोई भी एंगल ले लें वो 90 डिग्री होगा। ओके, ठीक है। किसी को डाउट हो तो बोलो बेटा इतने में। ओनली इन डायमीटर, हाँ जी बेटा। ट्राइंगल का सम 270 कैसे आएगा, नहीं मेरे लाल, ट्राइंगल का सम 270 नहीं, हमने बोला डायामीटर से जो सर्किल के कॉर्नर पे कोई भी एंगल बनेगा। ये एंगल डायामीटर से थोड़ी बन रहा है, ये एंगल अगर आप देखो तो इस वाली लाइन से बन रहा है। ये वाली लाइन इसे सबस्टेंड कर रही है, मतलब जो भी गिवन लाइन है जो उसके ऑपोजिट लाइन होती है वो उसको सबस्टेंडिंग लाइन कहलाती है उसे। समझ रहे हो? तो ये वाली लाइन कोई डायमीटर थोड़ी है मेरे बच्चे, बीसी को यहाँ पे डायमीटर थोड़ी है। समझ रहे हो जो आप पूछना चाह रहे हो? तीनों नहीं 90 होंगे, केवल ए बी के ऑपोजिट वाला जो एंगल होगा वो 90 होगा। और ये वाला या ये वाला एंगल क्या है, ए सबस्टैंड हो रहा है बीसी से और बी सबस्टैंड हो रहा है एसी से। ओके, अगर आप इसे भूल जाओ ये डायमीटर वाली बात, और मान लो ये कॉर्ड है मेरी एसी, है ना, तो एसी जो है सर्किल के किसी भी पॉइंट पे ये एंगल ही तो सबस्टैंड करेगी बी। तो ये बी क्या कहला रहा है, बी जो है एसी से ही तो सबस्टैंड हुआ है। यहाँ पे भी वही बात है कि जो बी एंगल है वो एसी से सबस्टैंड हुआ है, तब बी के लिए कॉर्ड कहलाएगी एसी। और ये कॉर्ड डायमीटर थोड़ी है इस केस में, इसलिए केवल ऊपर वाला एक ही ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टी है कि उसके एंगल्स का सम 180 रहेगा, वो कहीं नहीं खिसकने वाला है। वो तो हमेशा ही सत्य रहेगा, कोई ट्राइंगल ले लो, कुछ भी ले लो, वो कभी नहीं चेंज होगा, सर्कल के लिए भी नहीं, क्वाड्रिलेटरल के लिए भी नहीं। ठीक, चलो। उसके बाद कह रहे हैं साइक्लिक प्रॉपर्टी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। साइक्लिक प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन जरूर 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 आना है, मतलब बोर्ड में जो पेपर में क्वेश्चन आएगा सर्कल से रिलेटेड उसमें साइक्लिक प्रॉपर्टी का जरूर इस्तेमाल हो रहा होता है। क्या होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, कुछ नहीं, एक ऐसा इंस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल, इंस्क्राइब्ड मतलब सर्कल के अंदर बना हुआ जिसकी चारों वर्टिसेस सर्कल को टच कर रही हैं, इंस्क्राइब्ड ही तो कहलाए वो, है ना। ऐसा क्वाड्रिलेटरल कहलाता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या कहलाता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब अगर ये क्वाड्रिलेटरल आपका स्क्वायर है तो साइक्लिक स्क्वायर कहलाएगा, साइक्लिक रेक्टेंगल कहलाएगा, या इन जनरल टर्म हमने बोल दिया वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड हमारे पास दो प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी, जैसे थ्योरम का नाम दे दिया है, कि किसी भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स का जो सम है वो सप्लीमेंट्री होगा। यानी इस वाली फिगर की बात करें तो एंगल बी और एंगल डी का सम 180 डिग्रीज होगा। ऐसे ही ए और सी का सम आपस में कितना होगा, एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर होगा 180। क्या, कि द सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री का है या इज सप्लीमेंट्री, एक ही बात है।
और दूसरी प्रॉपर्टी कि अगर एक साइक्लिक प्रॉपर्टी में एक एक्सटीरियर एंगल देखें, तो एक्सटीरियर एंगल ही तो हुआ, एबीसीडी की किसी भी एक आर्म को एक्स्ट्रा एक्सटेंड करके जो बाहर एंगल बनेगा वो एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। तो किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इक्वल होता है ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के। मतलब एक्सटीरियर बी की बात करें तो बी है ना एंगल में, बी का ऑपोजिट कौन है, डी। यानी एक्सटीरियर एंगल बी बराबर होगा एंगल डी के। मतलब अगर ये एक्स है तो ये भी होगा एक्स के बराबर। बोलिए, समझ में आ रही बात, क्लियर है बात? क्यों होगा ये भी समझ लो जरा। देखो ये एक्स है तो हमने पढ़ा है कि ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है, सप्लीमेंट्री होते हैं। ये एक्स है तो ये वाला 180 माइनस एक्स होगा, और इन दोनों एंगल्स का सम लीनियर पेयर से 180 होगा, तो वहां से ये निकल के आ जाएगा एक्स। बोलिए आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? इसलिए जो भी कोई भी एक्सटीरियर एंगल ले लो वो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर है। ऐसे अगर मैं आपसे कहूं कि एक्सटीरियर एंगल ए किसके बराबर होगा, मतलब ए को अगर आगे एक्सपैंड किया होता तो ये वाला एंगल किसके बराबर होता, तो एक्सटीरियर एंगल ए बराबर होता है एंगल सी के। बोलो प्रियांशु, अब आई बात समझ में? यहाँ पे देखो, अगर मैं इस वाली लाइन को एक्सटेंड करूं तो ये एक्सटीरियर एंगल सी बराबर होगा एंगल ए के। एक्सटीरियर, हाँ होगा, बिल्कुल होगा, श्रुति सही बोल रही हो बच्चे। यही बताया बेटा प्रियांशु, अभी बताया। यहाँ पे देखो इस फिगर में फिर से, कि जैसे मैंने मान लो ये एक्सटेंड करी लाइन, तो ये एक्सटीरियर एंगल हुआ, इसे एक्स मान लें। तो ये वाला जो सी एक्सटीरियर एंगल है वो सी के ऑपोजिट वाले एंगल ए के बराबर होगा। यानी एक्सटीरियर सी इज इक्वल्स टू एंगल ए, और एक्सटीरियर बी इज इक्वल टू एंगल डी, एंड सो ऑन। कोई भी ले लो, जो दो आपस में सप्लीमेंट्री है उसमें से एक नॉर्मल ले लो और एक का एक्सटीरियर ले लो, वो दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक, ओके है, सब लोग समझ पाए? इतने में अभी कोई डाउट है तो बोलिए बच्चे। प्रियांशु अब क्लियर हुआ बेटा? बोलो मेरे लाल। नॉट क्लियर? फिर से समझो, फिर से समझो, परेशान मत हो। कह रहे हैं कि अगर ये सर्किल है, ठीक है, ये हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ये बात समझ में आई? जैसे नहीं आई फिर से सुन लो, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। इस क्वाड्रिलेटरल का कोई भी एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल इन जनरल तो जानते हैं ना, कि हमारा मान लीजिए ये ट्राइंगल है तो इसमें एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, ये वाली साइड अगर ऐसे बढ़ा दी तो ये एक्सटीरियर एंगल कहलाता है। ये बात तो समझते हैं? तो जैसे कि मैं ये वाली साइड आगे बढ़ा लूं तो बी पे बाहर वाला एंगल जो बन रहा है ये कहलाएगा एक्सटीरियर एंगल बी, है ना? तो किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो किसके बराबर होता है, वो अंदर वाले इन चारों में से किसी एक के बराबर होगा। और वो किसके बराबर होगा, वो होगा खुद के सामने वाले एंगल के, खुद के ऑपोजिट वाले एंगल के। देखो बी की बात करें तो बी के से ए का क्या रिलेशन है, बी का पड़ोसी है ए, बी का पड़ोसी है सी, लेकिन बी का डी से दूरी है ना, तो ऐसा एंगल कहलाता है ऑपोजिट एंगल। तो बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल इस इंटीरियर एंगल के बराबर होगा, कि एक्सटीरियर एंगल of a cyclic quadrilateral is equal to the opposite interior angle, अपने सामने वाले इंटीरियर एंगल के। जैसे अगर मैं इधर यह बना दूं ये वाला, तो ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल है किसके बराबर होगा, अपने सामने वाले एंगल सी के। अब समझ पाए बच्चे? इक्वल हाउ कैसे, वो फिर से समझो। जैसे मान लो ये बेटा एंगल है एक्स, बोलिए, मान ले ये एक्स, तो लीनियर पेयर से ये आएगा 180 माइनस एक्स, है, ये 180 माइनस एक्स आ गया लीनियर पेयर से। और हमने पढ़ा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है कि ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल बी आपका निकल आया है 180 माइनस एक्स, और एंगल डी पता नहीं निकालना है, इनका सम 180 है। यहाँ से एंगल डी निकालूं तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस 180 प्लस एक्स, ये दोनों उधर जाके साइन चेंज, ये दोनों कैंसिल हो गए, एंगल डी आ जाएगा एक्स डिग्री, ये आ जाएगा आपका एक्स डिग्री। तो ये भी आ गया, देखो इसके बराबर, जितना ये था उतना ये आ गया।
प्रूफ करने को नहीं आएगा, सिर्फ मैंने आपको बता दिया कैसे आ रहा है या क्यों आ रहा है। ठीक है, अब क्लियर हुआ? बोलो बेटा जी। ठीक, चलो, तो ये हो गई सारी की सारी प्रॉपर्टीज। कल शुरू करेंगे अपने लोग इसके क्वेश्चंस। आज का तो काफी हो गया टाइम, है ना? अब कल स्टार्ट करेंगे इसके क्वेश्चंस। एक बार जब भी टाइम मिले, इसको जिसके भी एग्जाम नहीं चल रहे हैं, इस वाले आज वाले लेक्चर को एक बार दोबारा जरूर देखना, अच्छे से समझना, तभी अच्छे से बैठेगा दिमाग में, और फिर कल करेंगे इसके क्वेश्चंस। ठीक है? और जिनके भी एग्जाम चल रहे हैं बेटा, कोशिश करो लाइव क्लास जो जो जब भी हो रहे हैं सारे लो बेटा, लॉस मत करो बिल्कुल। ये बीच में जितने भी पेपर्स हो रहे हैं बेटा, वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना बोर्ड इंपॉर्टेंट है। रिकॉर्डेड से डेफिनेटली आप लोग कर लोगे, लेकिन वो बात नहीं आती है जो लाइव में। अब यही बात जैसे एक्सटीरियर वाली नहीं समझ में आ रही थी, प्रियांशु ने 2 बार 3 बार पूछ लिया, आप लाइव में कैसे पूछोगे बेटा, है ना? तो क्या करोगे, इसको दोबारा करना। और इधर अभी स्टार्टिंग के ये 2 3 दिन बिल्कुल मिस मत करो, कि स्टार्टिंग वाले जो बेसिक क्वेश्चंस है ना वो जरूर समझ लो। अगर बेसिक्स क्लियर हो गए तो फिर टफ कर पाओगे, सीधे टफ पे ज्वाइन करोगे तब नहीं समझ में, है ना? तो कोशिश करो बेटा कि सारे क्वेश्चंस करो। ठीक है, चलो, तो आज के लिए इतना ही रखें, बाकी की कहानी करेंगे अपने लोग कल।